गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के सेकंड सीजन का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे उस गली में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जिन और मैथ्यू का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो पर्सन जो उन पर शूटिंग कर रहा था वो काफी बुरी हालत में जख्मी वहाँ पड़ा हुआ था, जिसे देख कर वो फौरन ही एम्बुलेंस को बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। उस पर्सन को बहुत सी इंजरीज आई थी और उसकी हालत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। पुलिस वहां पर एविडेंस फाइंड करने का ट्राई करती है, लेकिन हैवी रेन की वजह से विक्टिम और शूटिंग के सभी नामो निशान वैनिश्ड हो चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर डैनी को देखते हैं, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ सीओ के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो घबराते हुए बोलता है, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दें, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। जिनको उस कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। पहले तो मैं भी उन्हें जाने देने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे पर चीजें मेरे हाथ से निकल गई। जिस पर सीईओ उसके सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता? जिसे देख के डैनी और भी ज्यादा घबराने लगता है, जैसे कि वो भी समझ चुका हो कि अब नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है, और जल्दी से चिल्लाते हुए बोले लगता है, बॉस प्लीज जरा रुके। लेकिन सीईओ तो एक गोल्ड स्टिक निकालकर उसके सर पर रख देता है और सीरियसली अपनी टाई लूज करते हुए उसे एक जोरदार हिट लगा देता है। इसकी वजह से डैनी दूर जाकर गिरा था। सीईओ उसे बुरी तरह से मारते हुए गुस्से से बोलता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कोई परमिशन दी हो कि तुम जिन चेंगबू को मार सकते हो। सीईओ ने तो डैनी को इतना ज्यादा मारा था कि उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। उसे मारने के बाद वो खुद को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट लगाते हुए बोलता है, यूजलेस ट्रैश कहीं के। और फिर हॉकी स्टिक को फेंककर वहां से जाते हुए अपने सबऑर्डिनेट से ऑर्डर करता है कि इस मेस को क्लीन करो, मैं दोबारा से इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मैथ्यू को स्टिचेस लगा रहा था। स्टिचेस कंप्लीट करते ही वो उससे बोलता है, ये हो गए। फॉर्चुनेटली ये चोट इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार तुम्हें एक ही जगह पर हिट किया था। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील हो तो तुम्हें फौरन ही हॉस्पिटल वापस आना है। हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो अभी भी काफी ज्यादा शौक में है। वो बस चुपचाप अपना फेस नीचे किए अपने ब्लड से भरे हाथों को देख रहा था और डॉक्टर को कोई भी रिप्लाई नहीं करता। मैं युमल डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अगर तुम्हारा काम खत्म हो चुका हो तो क्या हम जा सकते हैं? जिस पर डॉक्टर बोलता है, हाँ तुम इसे ले जा सकते हो, ये फ्री हो चुका है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में मैथ्यू अपना हल्का सा फेस ऊपर करके डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर जिन कैसा है? इस पर डॉक्टर उसे रिप्लाई करने की बजाय युमवाल की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो उसे परमिशन मांग रहा हो कि क्या वो उसे बता सकता है। जिस पर युमवाल अपना सर हिलाते हुए उसे बताने की परमिशन दे देता है, जिसे देखकर अब डॉक्टर मैथ्यू को बताता है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और उसकी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। मैंने उसे पहले भी कई बार मौत के मुंह से वापस लाया है, लेकिन इस बार तो कुछ डिफरेंट था। मैं तुम्हें ठीक से उसकी हालत के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास तुम्हें कंसोल करने के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी वो वापस ज़रूर आ जाएगा। आफ्टर ऑल कोई तुम्हारे जैसा पर्सन यहाँ पर उसका वेट जो कर रहा है, चाहे वो एक गधा ही क्यों ना हो, लेकिन किस्मत हमेशा से ही उसका साथ देती आई है। हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि चुपचाप अपना फेस नीचे किए बस डॉक्टर की बातें सुन रहा था। उसे इतना ज्यादा सैड देखकर डॉक्टर का डॉग उसकी लैब पर सर रखकर कंसोल करने का ट्राई करता है, लेकिन शायद कोई भी चीज मैथ्यू को कंसोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जब तक जिनको खुद से ठीक ठाक नहीं देख लेता उसे चैन नहीं मिलने वाला। वो डॉक्टर से बोलता है, मैं जिनको देखना चाहता हूँ। इसे सुनकर यम्बल को सोचते हुए उसे बोलता है, अभी ये ठीक टाइम नहीं है। ये बोलकर वो उसे स्टूडियो वापस भेज देता है कि तुम्हें थोड़ी देर तक छुप कर रहना होगा। जिस पर मैथ्यू भी स्टूडियो वापस आने के बाद खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्कल्पचर पर काम करने लगता है। हम देखते हैं कि स्कल्पचर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और अब बस उसमें थोड़ी बहुत डिटेल ऐड करना रह गई थी।
पूरा फोकस्ड होकर काम करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता। इस पर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपना सर नीचे करके सोचने लगता है, मैं शुरू से ही दूसरों का वेट करता आया हूँ और ऐसा करने में मैं काफ़ी यूज्ड टू भी हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। ये सोचते हुए वो फौरन ही वहाँ से उठता है और जाकर स्टूडियो का डोर नॉक करने लगता है। हम देखते हैं उसे स्टूडियो में बंद कर रखा था और डोर के बाहर दो पर्सन अपने हाथों में वेपन्स लिए उसे गार्ड कर रहे थे। वो दोनों शायद जिनके सबऑर्डिनेट हैं। नॉक करते हुए मैथ्यू यमपाल की कही हुई बातों को याद कर रहा था। वो कोई ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जिसे तुम जब चाहो देख लोगे। फिलहाल तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। शायद सच से तुम्हें हर्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हारा उसके आसपास ना रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली है, तो प्लीज उसका सेक्रीफाइस ऐसे ही बर्बाद मत करो। इसे याद करते हुए वो सोच रहा था, मैं भी ये अच्छे से जानता हूँ कि मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। जब जिन ने दूसरी बार मेरी जान बचाई तब भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये सब सोचते हुए वो जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर बाहर बैठे पर्सन उसे शांत रहने का बोलते हैं। क्यों ना तुम दोबारा से वापस जाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करो, हमें भी यहाँ बैठकर तुम्हें गार्ड करने का कोई शौक नहीं है। जिस पर मैथ्यू कहता है, तुम लोग हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर बंद करके नहीं रख सकते, मुझे स्कूल जाना है। मैथ्यू की ये बात सुनकर वो पर्सन इरिटेट होते हुए बोलता है, हर तरफ पहले से ये न्यूज़ फैल चुकी है कि तुम्हें फैक्ट्री में ड्रीम पिल्स मिली थी और इसके साथ साथ बॉस तुम्हें अपने एक टॉय की तरह यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें फिर भी इस सिचुएशन की समझ नहीं लग रही तो बस इतना याद रखो कि यहाँ पर तुम सबसे सेफ हो, तो ट्रबल क्रिएट करना बंद करके चुपचाप वापस चले जाओ। हम मैथ्यू को देखते हैं जिसने कि अपने हाथ में हैमर पकड़ रखा था। वो उनसे बोलता है, ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है ना कि मेरी, मैं बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अगर कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट बिना किसी बात के ऐसे ही डिसअपीयर हो जाए तो स्कूल भी जल्दी उसे नोटिस कर लेता है। यहाँ तुम लोग ये चाहते हो कि उस टाइम तक का वेट करने की बजाय मैं सिंपली पुलिस को कॉल करके ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। ये बोलते हुए वो जिनके लास्ट वर्ड याद करने लगता है, जहाँ पर जिन ने उसे बोला था कि थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल भी दूसरों की नज़रों में मत आना और जैसा करने का तुम्हें योम्बल और सेंशी बोले तुम्हें वैसा ही करना है। जिसे याद करते हुए वो हैमर के साथ डोर को जोर से हिट करता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठकर तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करूँगा। थोड़ी ही देर में उसने फोर्सफुली डोर ओपन कर लिया था, जिसे देख कर दोनों ही गार्ड्स जल्दी से उठते हुए बोलते हैं, हे तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई स्टूपिड हैं? दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था, जैसे कि अब कोई भी चीज उसे जिनके पास जाने से नहीं रोक सकती। वो बस जिनके बारे में ही सोच रहा था, यहाँ तक कि उसे अपनी सेफ्टी की जरा से भी परवाह नहीं थी। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब था और अभी भी तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर जिनको रखा गया था। मैडम चेयरमैन उसे विजिट करने आई थी। वो सेक्रेटरी जंग से पूछती है, डायरेक्टर जिन अब कैसा है? इस पर सेक्रेटरी यंग बताता है कि उसके वाइटल स्टेबल हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं उठा। इस पर मैडम चेयरमैन बोलती हैं, क्या ये भी इतने बुरे टाइम में ही होना था, जिस टाइम हमें प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। तो न सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया, बल्कि जिन चेंगू पर भी बमिंग कंस्ट्रक्शन के आदमी ने हमला कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस भी हाथ धोकर हमारे पीछे लग चुकी है। वो बस हमारी किसी एक गलती की तलाश में है। जितनी देर तक हमारे पास वो ड्रीम पिल रहेंगी तब तक हमारे ऊपर से खतरा बिल्कुल भी नहीं कम होगा। हम दोबारा से उसी ब्लड से भरे हुए रास्ते पर आ चुके हैं जैसे कि हमने 10 साल पहले देखा था। वो यहाँ पर ड्रीम पिल्स की वजह से हुए मॉब ऑपरेशन की बात कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने गई थी। और कुछ ऐसे हैं जो कि इस चांस से पूरा फायदा उठाते हुए हमसे आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो हमारी कंपनी पर भी कब्जा कर लेंगे। और दूसरी तरफ और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिन्हाई कंस्ट्रक्शन को छोड़कर बमिंग कंस्ट्रक्शन में शामिल हो रहे हैं, ताकि वो भी बमिंग कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर अपना रैंक बढ़ा सके। हमेशा की तरह क्राइसिस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एक परफेक्ट सीजन है जिसमें आप अपने अंदर छुपे सभी गद्दारों को निकाल सकते हैं। और स्माइल करते हुए सेक्रेटरी यंग से पूछती हैं कि तुम्हें क्या लगता है? इस पर सेक्रेटरी यंग बोलता है, अब
जबकि आपने इस चीज़ को मेंशन कर ही दिया है, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन क्या होगा अगर डायरेक्टर जिन कभी भी ना उठा? ये सुनकर मैडम चेयरमैन अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं और सीरियसली बोलती हैं, हम बस इस टाइम यही होप कर सकते हैं कि जो तुमने बोला ऐसा कभी भी ना हो। हम जिनको देखते हैं जो कि बेड पर अनकॉन्शियस लेटा हुआ था, इतने में वो अपने हाथ को हल्का सा मूव करता है, यानी कि वो फाइनली होश में आ चुका था। जिन बेड पर लेटा आइज बंद करते हुए अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री को याद करने लगता है। उस दिन भी इतनी ही तेज बारिश हो रही थी। एक छोटी सी बास्केट रोड की एक तरफ बारिश में पड़ी हुई थी। उस बास्केट के अंदर छोटा जिन था जिसे कि प्लास्टिक में रैप करके ऑर्फनेज के बाहर रखा गया था। बास्केट के अंदर वाइन की खाली बोतल और बस एक नोट था जिसके ऊपर बस 3 ही वर्ड्स लिखे हुए थे, JIN, यानी कि जिन। शायद ये उसके रियल पेरेंट्स ने लिखा था या किसी रैंडम स्ट्रेंजर ने, लेकिन बाद में उसे यही नाम दिया गया। मैं जितना ज़्यादा अपनी किस्मत को कोसना चाहता था, लेकिन मेरा सारा गुस्सा बिना किसी ट्रैक्शन के बिल्कुल यूजलेस था। मेरे नाम के अलावा डेट ऑफ बर्थ, मेरी नेशनैलिटी और कोई भी आइडेंटिटी डिटेल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन उस ऑर्फनेज के दूसरे बच्चे भी मुझसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। मेरा गुस्सा इतना भी स्पेशल नहीं था। और जब वहाँ पर उसने मैथ्यू को पहली बार देखा था तो फुटबॉल खेलते हुए उसने अपना बॉल उसकी तरफ फेंक कर उसे पूछा था, हे पोटैटो किड, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर उसने रिप्लाई किया था, मैथ्यू, मैथ्यू रायन, और तुम्हारा? इस पर जिन उसके हाथ से बॉल लेते हुए काफी कूल वे में गोल करके उससे बोलता है, तुम मुझे जिन बुला सकते हो। और मैथ्यू के बारे में बताता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी बच्चों की तरह वो भी काफी ज्यादा लोनली लगता था, जिनको हर बार ही रूल तोड़ने की वजह से मार पड़ा करती थी। जहाँ पर प्रीस्ट उसे पूरी तरह से मारते हुए बोलता है, तुम ऑर्फनेज पर एक धब्बा हो, तुमने यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्राइम को ही फॉलो करना है। तो ऐसा होने से पहले ही मैं मार मार कर तुम्हारी सोल को गुनाहों से बिल्कुल पाक कर दूंगा। जिस पर जिन गुस्से से प्रीश की तरफ घूरते हुए वो मार खा लिया करता था। मुझे यही लगता था कि मेरी लाइफ तो शुरू से ही बेकार है, इसीलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैंने मैथ्यू को मार खाते देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उस बच्चे के लिए कुछ बेहतर चाहता था, जिनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो खुद पर काबू ही नहीं रख पाया और उसने गुस्से से मार मार कर प्रीश को ही मार डाला था। लेकिन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म करने के बाद भी मैं उस फीलिंग को पूरी तरह से नहीं भुला पाया। ये मेरे लिए किसी हेल से कम नहीं थी। इन्होंने तो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जिन प्रीस को मारने के बाद अपने कांपते हुए ब्लड से भरे हाथों को देख रहा था। जब वो वहाँ से जाने लगा था तो मैथ्यू ने अपने क्यूट लिटिल हाथ से उसकी फिंगर्स पकड़ ली थी और उससे बोला था, जिन, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। इसे सुनकर जिन थोड़ा वरीड होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो उसके सर पर पैट करते हुए बोलता है, अभी नहीं, पर तुम मेरा वेट करना। और जब मैंने ऑर्फनेज छोड़ दिया तो अपनी नॉर्मल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं बचा था कि मैं कहीं बैठ कर ये सोच पाता मेरी लाइफ का मकसद क्या है। उस टाइम बस कुछ ना कुछ करके मैं बस सर्वाइव करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन ऑर्फनेज से निकलने के काफी देर बाद तक भी क्राइम ने एक शैडो की तरह मेरा पीछा किया। एक दिन जब वो डिलीवरी देने गया था तो वो डोर को ओपन करते हुए बोलता है, बॉस, मैं इसे कहाँ पर रखूं? इससे पहले कि वो अंदर जा पाता उसे अंदर से पुलिस ऑफिसर्स की आवाज आती है, जो उस पर्सन को जिनकी पिक्चर दिखाते हुए पूछ रहे थे कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। ये एक ऑर्फनेज है और साथ ही एक मर्डर केस का सस्पेक्ट भी। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे ढूंढने में हमारे साथ कोऑपरेट करें। इसे सुनकर जिन अंदर नहीं जाता वो तो वहीं पर रुक गया था और कैप के साथ जल्दी से अपना फेस कवर करने लगता है। शॉप ओनर साइड आई से जिनकी तरफ देखते हुए पुलिस से बोलता है, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। और साथ ही वो हल्का सा नाम में फेस हिलाकर जिनको अंदर आने से मना करता है, जिस पर जिन अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान वहीं पर फेंक कर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। वो तेजी से बिना कुछ सोचे समझे बस भागे ही जा रहा था। डैम इट, दोबारा से वही कोप। लगता है कि मुझे यहाँ से भी भागना पड़ेगा। इस दफा तो वो मुझे जरूर ही फायर कर देंगे। मैंने उनके लिए इतनी ट्रबल जो क्रिएट कर दी है।
इतने में भागते हुए वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। उस पर्सन को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई थी। वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है, हे बच्चे, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? टक्कर लगने की वजह से जिन नीचे गिर गया था। इस पर दूसरा पर्सन जिनके सामने होते हुए बोलता है, हे, अगर तुम्हें याद हो तो तुम अभी अभी खुद से आकर हमें टकराए हो। इस पर पहले वाला पर्सन अपने शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, शिट, ऐसा लगता है कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। तुम बेवकूफ कहीं के, जल्दी से अपना वॉलेट निकाल कर इलाज के पैसे दो। जिस पर जिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वो बस चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। जिस पर वो पर्सन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम बहरे हो चुके हो या तुम्हें लगता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ? ये बोलते हुए वो जोर जोर से किक करता है, लेकिन जिन ने तो उसका पैर पकड़कर किक करने से रोक लिया था और सीरियसली उसकी तरफ देखकर पूछता है, चलो बताओ, मैंने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि जिन ने उन दोनों को अच्छी तरह से पीट कर अपने सामने घुटनों पर बिठा रखा था, वो दोनों पर्सन कोई और नहीं बल्कि शेंगची और योमबाल थे, जिनने उन्हें पैसे देने की बजाय उल्टा उन्हीं से पैसे ले लिए थे। और वॉलेट चेक करते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों के पास बस यही है? जिस पर शेंगची रोते हुए रिप्लाई करता है, हाँ, मैं कसम खाता हूँ मेरे पास बस यही थे। इस पर जिन एक की निकाल कर उनसे पूछता है, ये किसकी है? जिस पर शेंगची रिप्लाई करता है कि मेरी बाइक की। जिस पर जिन दूसरी की दिखाते हुए पूछता है, और ये किसकी है? शेंगची बोलता है, ये उस जगह की है जहाँ पर हम रहते हैं। जिस पर जिन तो अब शेंगची की बाइक भी ले लेता है और वहाँ से जाने से पहले उसे थैंक्स बोलता है कि मैं इसका अच्छे से यूज करूंगा। वो जाने ही वाला था कि इतने में शेंगची जल्दी से चिल्लाते हुए उसे रुकने का बोलता है कि तुम जो चाहो वो रख सकते हो, ये सभी चीजें तुम्हारी हुई, लेकिन क्या तुम हम पर बस एक फेवर कर सकते हो? बस मुझे ये बता दो कि हम दोनों तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? हम हर रोज लोगों से मार खाकर तंग आ चुके हैं। प्लीज, क्या तुम हमें अपने सबऑर्डिनेट की तरह अपने साथ रख सकते हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वो दोनों तो जिनकी स्ट्रेंथ देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। जिस पर जिन रुक कर उनकी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है, फिर उन्हें बोलता है, चलो चलते हैं। जिस पर वो पूछते हैं कहाँ जाना है। जिन अपने हाथ में पकड़ी की को घुमाते हुए काफी कूल वे में बोलता है, आखिर और कहाँ, जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ ही चलेंगे ना। इस तरह से वो शेंगची और योमबाल से मिला था और फिर वो तीनों ही मिलकर दिन रात किसी डॉग की तरह काम करने लगे। उन तीनों ने उसी कैफे के ओनर के लिए डिलीवरीज भी की, कंस्ट्रक्शन वर्क भी, और इसके साथ साथ और भी बहुत से काम। लेकिन वो चाहे जितना मर्जी काम क्यों ना कर ले, उनकी पॉकेट्स हमेशा ही खाली रहती थी। इसके बाद हम उन तीनों को स्टूडियो में बैठा देखते हैं, जहाँ पर शेंगची बोलता है, हमने पूरा वीक गधों की तरह काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी रेंट और खाने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हम तो अपनी नॉर्मल ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे, पर बिल सेल करने वाला एक होमलेस भी हमसे ज़्यादा ही कमाता होगा। जैसा कि शेंगची ने अभी अभी बोला, अगर हम ऐसे ही लीगल मनी हासिल करते रहते तो हमारी लाइफ कभी भी चेंज ना होती। हमारे जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता, हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन उसका बदला हमें कभी भी नहीं मिलता। सारी जिंदगी किसी के लिए काम करके हम उन्हीं के वॉलेट्स भरते हैं। मुझे लगा था इतनी देर तक तो मेरे पास बहुत से पैसे आ जाएंगे। वो वहाँ पर लेटा काफी गौर से मैथ्यू की ड्राइंग देखते हुए उसे याद करने लगता है। उस दिन जल्द ही ऑर्फनेज में पुलिस भी आ गई थी, जिस वजह से उसे वहाँ से निकलने की जल्दी थी। वो बैक फेंसेस को जंप करके वहाँ से जाने वाला था। जाने से पहले उसने मैथ्यू को बोला था, हे पोटैटो किड, अब मुझे जाना होगा। जिस पर मैथ्यू से बोलता है, प्लीज मेरे बारे में भूल मत जाना, चाहे तुम्हें जितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं यहीं पर तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा, ये एक प्रॉमिस है। ये बोलते हुए वो अपनी ड्राइंग बुक जिन की तरफ बढ़ा देता है। इस पर जिन उस ड्राइंग बुक को लेते हुए उसे बोलता है, हाँ, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे पैसे चाहिए थे, इतने ज्यादा कि मेरे पास अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की पावर आ जाए। वो काफी गौर से वो ड्राइंग बुक देख रहा था, जिस पर शेंगची उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम इस ड्राइंग बुक में हमेशा क्या देखते रहते हो? जिस पर जिन जल्दी से उसे हर्ट करते हुए बोलता है, कुछ भी तो नहीं, बस ये मुझे याद दिलाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है। लेकिन शेंगी को तो यही लगा था कि ये किसी रैंडम गली के कॉर्नर की पिक्चर है। इतने में युमबाल बोलता है, मुझे एक जॉब का पता चला है जिसमें 2 लोगों की जरूरत है,
लेकिन इसके लिए हमें अपने हाथ कंधे करने पड़ेंगे। बदले में वो दोनों को ही 500 देंगे। 500 का नाम सुनते ही जिन तो वहीं पर फ्लिंच हो गया था और जल्दी से उठकर उसे पूछने लगता है कि कहाँ पर, यानी कि ये जॉब करने के लिए उसे कहाँ जाना होगा। इसके बाद हमें गली में दो लोगों को बातें करता देखते हैं। एक पर्सन बोलता है, क्या तुमने सुना है कि शिनहाई फैमिली दूसरों को जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल रही है। अगर देखा जाए तो वो दूसरों से बिल बाय करते हैं ताकि वो उस पर्सन का पता लगा सके। अगर वो खुद ऐसा नहीं करते तो नॉर्मल सिविलियन को मार मार कर उनके बारे में पूछते हैं। हम जिनको देखते हैं जो कि अभी भी किसी पर्सन को बुरी तरह से मार रहा था, उसे मारते हुए ब्रोकर के बारे में पूछता है कि तुमने बिल कहाँ से बाय की है, वो पर्सन कौन था। जिस पर वो पर्सन बोलता है, आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। जिस पर जिन बोलता है, एनीवे आज के बाद से सिर्फ शिनहाई फैमिली ही इस पूरे टाउन में बिल सेल करेगी, तो याद से सिर्फ उन्हीं से ही बाय करना। उस एरिया में मौजूद बाकी गैंग्स को भी उसने फोर्सफुली मारकर वहां से भगा दिया था। वो अकेला ही एक साथ बहुत से लोगों को हैंडल कर रहा था। काम खत्म करने के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाकर एक सूप ऑर्डर करता है। ये उसी कैफे का ओनर था जहाँ पर जिनने ऑर्फनेज से निकलने के बाद पहले डिलीवरी जॉब की थी और तब से लेकर अब तक वो यहीं पर ही काम कर रहा है। वो पर्सन जिनके फेस पर लगी हुई चोट नोटिस करते हुए उससे पूछता है, जिन तुम्हारे फेस को क्या हुआ। इस पर जिन उसे झूठ बोल देता है कि डिलीवरी करते हुए मैं गिर गया था और सोचता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये जॉब इतनी भी इजी नहीं होगी। ऐसा करते हुए मुझे चोट तो लगनी ही थी, लेकिन मैं दूसरों को इस बारे में नहीं बता सकता कि मैं किसी गैंग के साथ काम करता हूँ। इतने में कोई पर्सन उस कैफे में आकर सोचो कि एक बोतल ऑर्डर करता है, जिस पर जिन खुद से उठकर बोतल लाकर उस पर्सन को दे देता है। वो पर्सन जिनसे बोलता है, आई गेस रूमर सच ही है, तुम अपने एक ही पंच से किसी को भी डेर कर सकते हो, तुम अभी भी हमारे गैंग में ज्वाइन होना चाहते हो। जिसे सुनकर जिनको सोचने लगता है, लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। इतने में वो पर्सन मुड़ते हुए जिनके सामने आ जाता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सीईओ था। वो स्माइल करते हुए उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। ये उनकी पहली मीटिंग थी, यहीं पर जिन सीईओ से पहली बार मिला था। जिनकी पूरी लाइफ सिचुएशन जानने के बाद आपको क्या लगता है कि जिनको गैंग ज्वाइन करनी चाहिए थी या नहीं, जल्दी जल्दी से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।